आज का हमारा टॉपिक है मानव में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम देखते हैं मुख्य पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे शरीर में जिन भी अवयवों का पाचन होने वाला है उनमें से मुख्यतः कौन कौन से अवयव है और उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मुख्यतः हम देखते हैं एक तो प्रोटीन होता है हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे से पाचन तंत्र में इसका पाचन होता है, और एक वसा। मुख्य रूप से इन तीन चीज़ों का हमारे पाचन तंत्र में पाचन होता है। तो हम सामान्यतः पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा पाचन तंत्र की सामान्य परिभाषा क्या है? तो हम कहते हैं कि भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन करना या तोड़ना पाचन कहलाता है। अर्थात हमारे शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम ऊपर से लेते हैं उनका सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन करना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन हमारे शरीर में पाचन होगा, उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए हमारे शरीर में सभी चीज़ों का पाचन होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने। ये काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अब बहुलक का मतलब क्या है? बहुलक है कि बहुत सारे एमिनो अम्ल मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? एक एमिनो अम्लों की श्रृंखला बनती जाती है लंबी, फिर लंबी श्रृंखला मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करता है। अर्थात अगर यूँ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन की एकलक इकाई क्या है, तो प्रोटीन की एकलक इकाई होगी एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन मानव शरीर में मांसपेशियों का विकास करता है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी अंगों का निर्माण है, मांसपेशियों का निर्माण है, मांस का निर्माण है, इन सभी का कार्य प्रोटीन का होता है, जो कि हमारे शरीर के अंगों और मांसपेशियों का निर्माण करने में सहायक होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं हम, हमारे शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन का विघटन होने पर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर में। तो ये ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। और हम देखते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शैवाल यानी एल्गी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है शैवालों में, जो कि अनुमान से 65% कहते हैं हम। और उसमें भी शैवाल की एक जाति है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक एल्गी की प्रजाति है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर यूँ पूछ लिया जाए सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन में शैवालों से करना है। तो और दूसरा आता है क्लोरेला। क्लोरेला भी एक शैवाल होता है जिसे हम स्पेस फूड कहते हैं या अंतरिक्ष प्रोटीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग इसका उपयोग करते हैं खाने में, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि उनको आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं सेकंड नंबर पे सोयाबीन। सोयाबीन में सेकंड नंबर पे सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो कि 42% प्रोटीन सोयाबीन में होता है। फिर देखते हैं दालें। दालों में 22% तक प्रोटीन होता है। फिर मांस में 20% प्रोटीन होता है। फिर दूध, पनीर, अंडा, इनमें भी प्रोटीन मिल जाता है हमको। फिर महत्वपूर्ण प्रोटीन के बारे में देखते हैं अपन। महत्वपूर्ण दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। दूध की प्रोटीन कैसीन प्रोटीन कहते हैं। फिर देखते हैं बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है? कैरेटिन होती है। मांसपेशियों में होती है मायोसिन और एक्टिन। 2 प्रोटीन होती है हमारी मांसपेशियों में। दांतों में कौन सी प्रोटीन होती है? दांतों में होती है डेंटिन। त्वचा में होती है कोलेजन। हमारे जो त्वचा में प्रोटीन होती है वो कोलेजन होती है। हड्डियों में होती है इलास्टिन। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ये इलास्टिन है। इलास्टिन और कोलेजन और कहाँ थी? त्वचा में भी थी कोलेजन। और देखते हैं डीएनए वो गुणसूत्र होते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं हमारे। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं को सक्रिय करते हैं। जैसे कि हम उत्प्रेरक कह सकते हैं इन्हें एक प्रकार से। तो इसकी खोज की थी बुकनर ने। किसने की थी? एंजाइम की खोज की थी बुकनर ने। अब एंजाइम की हम सामान्य परिभाषा देख लेते हैं। जैव उत्प्रेरक कहा जाता है इन्हें, क्योंकि
ये किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु उस क्रिया को सक्रिय कर देते हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। वैसे ही यहाँ एंजाइम हमारे शरीर में उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। मतलब जो क्रिया में रासायनिक क्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, परंतु उस क्रिया को सक्रिय कर देते हैं। अब सेकंड पे प्रोटीन तो हो गया हमारा। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शर्करा कहते हैं। तो एक सामान्य देखा जाता है जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके लास्ट में ओस की ध्वनि होती है। ओस, आगे देखते हैं ओस की ध्वनि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट में होती है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा मिलती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमारे शरीर को। यूँ कहा जाता है कि 65% जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमारे शरीर को। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब शरीर में पाचन होगा तो उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैंने बताया जिनके पीछे ओज लगा हुआ होगा, मुख्यतः वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज देख रहे हैं, ओज आ रहा है इसके पीछे, तो ग्लूकोज जो शर्करा है उसे हम अंगूरों में पाते हैं, यानी ग्लूकोज अंगूर में पाया जाता है। फिर देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज गन्ने की शर्करा कहते हैं इसे। फ्रक्टोज फलों व शहद में होती है, जिसे सबसे मीठी शर्करा भी कहा जाता है। फिर देखते हैं माल्टोज। माल्टोज जो कि अनाज में होती है। और देखते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पौधे की कोशिका भित्ति में होती है, जो कि सामान्य हम सब जानते हैं। फिर एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 मिनट रुकना। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। यानी जो हमारे कोशिकांग है, कोशिकांग में एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे क्या कहते हैं, शक्तिगृह भी कहते हैं, याद हो तो जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जैसे एक ग्लूकोज के अणु का अगर ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ये जब टूटता है एक ग्लूकोज का अणु, तो इससे 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। जब इसका ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तब इससे CO2 व H2O बनता है, साथ में 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। तो अब ये यहाँ पर ये तो हो गया। फिर अब एटीपी का मतलब क्या होता है, बहुत जनों को लग रहा होगा कि भैया एटीपी का मतलब क्या है। एटीपी क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा को मापने की इकाई है। हम इसे क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक एटीपी बराबर होती है 728 कैलोरी। यानी कि एक एटीपी बराबर 728 कैलोरी। ठीक है, अगर यू ना आए एग्ज़ाम में, यू आ जाए कि भैया एक एटीपी बराबर क्या होता है, तो यू भी हो सकता है 7.3 किलो कैलोरी। यहाँ पे क्या हो गया, किलो हो गया, तो हमने मापने की इकाई को चेंज कर दिया। तो यू भी हो सकता है एक एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, अब हम देखते हैं वसा, कि भाई वसा क्या है। वसा 1 ग्राम वसा बराबर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा मिले तो वो वसा से मिलती है, लेकिन प्रति ग्राम के हिसाब पर शरीर में इतनी वसा का पाचन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। अगर लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो आपका फैट होगा। क्या होगा, फैट होगा। फैट से सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है, यानी कि 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम फैट से। ये 2 प्रकार की होती है, पहली होती है संतृप्त, दूसरी होती है असंतृप्त। अब जो संतृप्त होती है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है, और जो असंतृप्त होती है वो कमरे के ताप पर द्रव होती है। जो संतृप्त वसा होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है, जंतु से होती है, जो कि कमरे के ताप पर होती है, ठोस होती है। अब देखते हैं असंतृप्त वसा, जो कि कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। जिसमें हम देखते हैं वनस्पतियों से प्राप्त जितनी भी वसा है वो असंतृप्त वसा में आती है। जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, सरसों, अरबी, जैतून आदि, ये जितने भी वसा है ये सब क्या है,
असंतृप्त वसा है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है, हमारे घरों में होती है, हम सब जानते हैं ये बात। लेकिन अपवाद में देखते हैं जंतु से प्राप्त वसा यानी संतृप्त वसा, जिसमें मछली का जो तेल होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। लेकिन इसमें क्या बताया हमने, ठोस बताया। तो एक अपवाद जिसमें मछली का तेल लीवर ऑयल होता है संतृप्त वसा में, जो कि कमरे के ताप पर ठोस होता है। और इधर हम देखते हैं नारियल का तेल, जो कि हमें प्राप्त तो वनस्पतियों से होता है लेकिन जो क्या कमरे के ताप पर ठोस होता है। जब शरीर में वसा का पाचन होता है, अगर जब वसा का पाचन होता है तो शरीर में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। यानी जब वसा टूटेगा क्या होगा, जब वसा टूटेगी, जब वसा टूटेगी शरीर में तो क्या होगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। क्या बनते हैं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि वसा के पाचन से शरीर में क्या बनता है, तो पहला तो बनता है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, दो चीज़ें हमारे शरीर में बनती है वसा के पाचन द्वारा। स्वास्थ्य पर प्रभाव के आधार पर भी हम वसा को बांटते हैं। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव के आधार पर भी हम वसा को दो भागों में बांटते हैं, जिसे हम एक तो कहते हैं खराब वसा और एक कहते हैं अच्छी वसा। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लो, काम आ सकती है कभी भी। खराब वसा, इसमें संतृप्त वसा व असंतृप्त वसा होती है, जिसे ट्रांस वसा कहते हैं। यानी इसमें संतृप्त वसा भी होती है और असंतृप्त वसा भी होती है, और इसे ट्रांस वसा कहते हैं, जो कि एलडीएल व कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और एचडीएल को कम करती है। और जो अच्छी वसा होती है जिसे शीश वसा कहते हैं, जो क्या करती है, एचडीएल को बढ़ाती है और एलडीएल को कम करती है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो अच्छी वसा में देखते हैं हम जैतून और अलसी का तेल होता है, जबकि खराब वसा में हम ऊपर पड़ी चक्के, जो कि संतृप्त और असंतृप्त दोनों, यानी कमरे के ताप पर ठोस और द्रव वाली पड़ी थी, वो दोनों आती है।